हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त मुकेश सारण आपके अपने यूट्यूब चैनल तड़का मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, गणित का एक महत्वपूर्ण और बेसिक टॉपिक है संख्या पद्धति। इस टॉपिक में हम आज पढ़ेंगे संख्या, नंबर। हमें पता है कि पूरी गणित है वो संख्या पर टिकी हुई है, तो सबसे पहले हमें संख्या के बारे में मालूम होना चाहिए कि संख्या क्या होती है। जैसे आपको किसी को पूछें कि संख्या क्या होती है तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि एक है संख्या है, दो भी संख्या है, 10 भी संख्या है, -5 भी संख्या है, √3 भी संख्या है, 22/5 भी संख्या है। ये सारी क्या है? संख्याएं हैं। मगर मैं अगर इनमें से पूछूं कि ये कौन सी संख्या है, ये कौन सी संख्या है, परिमेय कौन सी है, अपरिमेय कौन सी है, पूर्ण कौन सी है, रियल कौन सी है, अवास्तविक कौन सी है, तो आप सभी कंफ्यूज हो जाओगे। आपने इन संख्याओं का नाम जरूर सुना है, मगर आपको यह नहीं पता कि कौन सी संख्या को क्या कहते हैं। आप संख्या को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम संख्या के बारे में ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले क्या है संख्या, नंबर, कि नंबर क्या होता है। ठीक है, देखो नंबर क्या होता है। नंबर दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अवास्तविक संख्या होती है, और एक होती है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, संख्या दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अवास्तविक संख्याएं, एक होती हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, फिर अवास्तविक संख्या का आगे डिवाइडेशन नहीं होता, और वास्तविक संख्याओं को 5 भागों में नॉर्मली बांटा जाता है। ये 5 भाग कौन कौन से हैं? पहला है प्राकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। दूसरी है पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। तीसरी है पूर्णांक संख्या, जिसे इंग्लिश में इंटीग्रल नंबर बोलते हैं। चौथी है परिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। पांचवी है अपरिमेय संख्या, जिसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। अब आप सभी लोग बोलोगे कि सर हमने तो सम संख्या का नाम भी सुना है, विषम संख्या भी सुना है, भाज्य भी सुना है, अभाज्य भी सुना है, फिर वो संख्या कहाँ गई? वो संख्याएं होती हैं, मगर सम संख्या, विषम संख्या ये प्राकृत संख्या के अंदर ही आ जाती हैं। भाज्य है, अभाज्य है, ये इन्हीं संख्याओं के अंदर आ जाती हैं। जबकि मोटे तौर पर वास्तविक संख्या 5 ही प्रकार की होती है: प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय। ठीक है, तो अब हम आगे इन संख्याओं का विस्तृत से चर्चा करेंगे कि आखिर ये संख्याएं होती क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे आपको बोला जाए कि इस कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं, तो आप गिनती कैसे करोगे? 1 2 3 ऐसे गिनती करोगे। तो गिनती की सभी संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 1 से लेकर अनंत तक की गिनती होती है। तो गिनती की सभी संख्याएं क्या हो गई? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्या। यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाए, हमने अभी देखा कि यहां से लेकर अनंत तक क्या थी? प्राकृत संख्या थी। प्राकृत संख्या थी। इस प्राकृत संख्या में अगर 0 शामिल कर दिया जाए तो कौन सी संख्या बन जाएगी? 0 शामिल करते संख्या बन जाएगी पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या समझ में आ गई। अब आगे देखो, आगे है पूर्णांक संख्या। यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर दी जाए, हमने देखा था यहां तक क्या थी? प्राकृत संख्या। इसमें 0 शामिल किया तो बन गई पूर्ण संख्या। अगर इसमें ऋणात्मक संख्याएं और शामिल कर दें और अनंत तक चलें तो कौन सी संख्याएं बन जाती हैं?
बन जाती है पूर्णांक संख्याएं, जिन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीगर नंबर। ठीक है। चौथी आती है परिमेय संख्या। यदि किसी वास्तविक संख्या को दो पूर्ण संख्या के बट्टा के रूप में व्यक्त किया जा सके तो उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात उस संख्या को p बट्टा q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q दो पूर्ण संख्या है और q क्या है, नॉट इक्वल टू 0। कहना क्या चाह रहा है कि दो संख्याओं को अगर p बट्टा q के रूप में लिख सके और q है जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 2/5 है, बट्टे के रूप की जो भी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी, परिमेय संख्या, मगर शर्त यह है कि बट्टे के नीचे हर में 0 नहीं होना चाहिए। ये क्या है, 2/5 है परिमेय संख्या, अगर यही 2/0 होता, 2/0 परिमेय संख्या नहीं है। दूसरी है 15/27, तीसरी है 22/7। पॉइंट की संख्या है, आप कहोगे इसमें तो बट्टा है ही नहीं, इसमें बट्टा है नहीं, मगर इसका अगर पॉइंट हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, ये है 3.14, अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 शून्य लग जाएगी, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 314/100। तो ये बट्टे के रूप में आ गई। तो पॉइंट वाली संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। इसमें क्या है, इसमें नेगेटिव लग रखा है, तो नेगेटिव वाली संख्या भी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अगर हम इनको गहराई से पढ़ना चाहें तो परिमेय संख्या को हम आगे 3 भागों में डिवाइड करते हैं। धनात्मक, ये धनात्मक परिमेय संख्या, ये है ऋणात्मक परिमेय संख्या, मगर परिमेय संख्या तो है मगर कौन सी है, ऋणात्मक है। ठीक है। एक होता है उदासीन, जैसे 0 है, 0 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 0 को कैसे लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। 0/1 हो गया तो p0 हो सकता है, क्यों नहीं होना चाहिए 0, जबकि यहाँ क्यों 0 नहीं है, तो 0/1 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। आगे देखो, आगे सवाल पूछ रखा है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ है, क्योंकि हमने अभी अभी देखा था कि 0 को कैसे लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या की जो शर्त होती है वो शर्त ये है कि यहाँ हर में 0 नहीं होना चाहिए, अंश में 0 हो सकता है, इसलिए ये संख्या 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है। आगे कह रहा है, क्या 1/0 परिमेय संख्या है, नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हर में कभी भी 0 नहीं आता, तो 1/0 परिमेय संख्या नहीं है, जबकि 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। आगे है अपरिमेय संख्या। वैसी वास्तविक संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, अर्थात अंश व हर के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके। मतलब जो संख्या परिमेय नहीं है, जो संख्या परिमेय नहीं है वो कौन सी है, अपरिमेय संख्या है, सीधी सी बात है। अपरिमेय संख्या सदैव अंडररूट के रूप में होती है, जिनका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। जैसे √2, √3, √5, पाई। अब अपन को पता है कि पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 22/7 बराबर होता है 3.14। अब ये कौन सी संख्या है, पाई, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। और 3.14 भी क्या है, 3.14 भी परिमेय संख्या है। अब आप कहोगे ये कैसे, पाई है, पाई खुद क्या है, पाई खुद एक अपरिमेय है और 22/7 परिमेय है। क्यों, क्योंकि 22/7 किसके रूप में है, p/q के रूप में भी है और q नॉट इक्वल टू 0 भी है। दोनों शर्त पूरी हो रही है, इसके लिए 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अगला नियम क्या कह रहा है हमारा, हमारा अगला नियम कह रहा है, एक अपरिमेय संख्या a का दशमलव विस्तार
न ही समाप्त होता है और न ही आवर्त होता है। इसका क्या मतलब है? जैसे 3.14 लिखा, ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। जबकि इससे भी ऐसे लिखें 3.14151920, ये खत्म नहीं हो रहा, ये खत्म नहीं हो रहा। इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो सीधी सी बात यही है कि जो संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो तो है परिमेय, और वरना सारी संख्याएं क्या है? अपरिमेय। आ गया समझ में? अब देखो आगे कुछ संख्याएं और देखते हैं। हमारी अगली संख्या है सम संख्या। ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है सम संख्या कहलाती है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग जाता हो वो संख्या क्या होती हैं? सम संख्या होती हैं। जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 आता हो वह सभी संख्याएं क्या हैं? सम संख्याएं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 40, 234, 346। इन संख्याओं के सब के अंत में क्या है? सब के अंत में इसमें 6 है, इसमें 4 है, इसमें 0 है, 8 है, 6 है। जिस भी संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 आता हो वो सभी संख्याएं कौन सी होती हैं? वो सभी संख्याएं होती हैं सम संख्या। अगली संख्या है विषम संख्या। ऐसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, अर्थात उस संख्या के अंत में क्या आता हो? 1, 3, 5, 7, 9 आता हो। जिन संख्याओं के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 आता हो वो तो होती हैं सम संख्या, और जिन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 आता है वो सभी संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं या ओड नंबर होती हैं। ठीक है, अगली संख्या है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। क्या होती हैं भाज्य संख्याएं? वो सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं। मतलब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं हमने देखा था कि माइनस अनंत से लेके और प्लस अनंत तक होती हैं और शून्य भी इनमें शामिल होता है। मगर यहाँ क्या बोल दिया कि सिर्फ धनात्मक, मतलब नेगेटिव वाली संख्याएं नहीं लेनी। वो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हैं उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। यदि किसी संख्या में 3 या 3 से अधिक संख्याओं का भाग जाता हो, जैसे एक संख्या है 50, इसमें एक और स्वयं है, मतलब इसमें एक का भाग जाता हो और 50, इनका तो भाग जाएगा ही जाएगा। अगर इनके अलावा किसी और संख्या का भी भाग, जैसे इसमें 5 का भाग जाता है, तो ये कौन सी संख्या हो गई? ये संख्या हो गई भाज्य संख्या। अगर इसमें सिर्फ 1 और 50 का ही भाग जाता, इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, तो ये कौन सी संख्या हो जाती? अभाज्य संख्या। जैसे अपन लें 11 में 1 का भाग जाता है, एक और स्वयं का तो सब संख्याओं में भाग जाएगा, मगर 11 में खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, इसलिए 11 क्या है? 11 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। तो नीचे वाली लाइन क्या कहते हैं? 3 या 3 से अधिक संख्याओं का, इसमें 3 से अधिक 3 संख्याओं का भाग जा रहा है, इसमें 3 संख्याओं का भाग नहीं जा रहा, सिर्फ 1 और 11, मतलब सिर्फ 2 संख्याओं का ही भाग जा रहा है, इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या। आप ये नीचे के उदाहरण भी देख सकते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या है? वे एक से बड़ी प्राकृत संख्याएं एक से बड़ी होंगी जो स्वयं या एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य नंबर। उदाहरण आपके सामने है। ठीक है, आगे और देखते हैं। आगे कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछ रखे हैं। जैसे पूछ रखा है, आपको पता हो गया कि भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। हमें क्या पूछ रखा है? 0 और 1 भाज्य है या अभाज्य। हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी?
अभाज्य संख्या की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि एक से बड़ी, मतलब एक भाज्य तो नहीं है, ठीक है, एक भाज्य तो खत्म हो गई, फिर एक अभाज्य तो खत्म हो गई, फिर भाज्य है या नहीं, इसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाना चाहिए, वो भी ये शर्त पूरी नहीं करता। इसलिए एक ना तो क्या है भाज्य और ना ही क्या है अभाज्य, ठीक है। तो एक है, क्या लिखेंगे, 0 और 1 न भाज्य व न अभाज्य, मतलब 0 और 1 दो ऐसी संख्याएं हैं जो ना ही तो भाज्य हैं और ना ही अभाज्य हैं। फिर आगे क्या पूछ रखा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। अगर अपन गिनती स्टार्ट करें, गिनती स्टार्ट 1 से करें, 1 2 यहाँ 0, फिर 3 4 5 6 7 8 9, ये गिनती लिखी। अब देखो ये क्या पूछा, सबसे छोटी भाज्य संख्या, 0 और 1 तो कोई भी संख्या नहीं है इसलिए इन्हें हटा दो। फिर 2, भाज्य कौन सी होगी, जिसमें खुद और 1 के अलावा किसी और संख्या का भाग जाएगा। तो 2 में खुद का और 1 के अलावा किसी और संख्या भाग नहीं जाता, इसलिए 2 क्या है अभाज्य है। 3 भी अभाज्य। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी हो गई, 4, क्यों, क्योंकि 4 में 1 का भाग जा रहा है, 4 का भी जा रहा है और इसके अलावा 2 का भी भाग जा रहा है, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई, 4। सबसे छोटी समभाज्य संख्या, तो 4 सममी है इसलिए सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी क्या हो गई, 4। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, अब देखो 4 भाज्य तो है मगर क्या नहीं है, विषम नहीं है, तो विषम देखेंगे तो आगे 5 6, तो सबसे क्या छोटी विषम पूछे तो सबसे छोटी क्या होगी, 9। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या तो 4 थी और 0 और 1 है नहीं, तो 2 क्या है सबसे छोटी भाज्य संख्या। एकमात्र अभाज्य संख्या कौन सी है जो सम है, एकमात्र अभाज्य संख्या सम है, वो है 2। अब आपके कई की कन्फ्यूजन होगा कि अभाज्य संख्याएं तो क्या होती हैं, विषम होती हैं, मगर एकमात्र संख्या 2 एक ऐसी संख्या है जो क्या है अभाज्य है। 2 एक अभाज्य संख्या है, ना कि 2 क्या है सम भाज्य संख्या। 2 क्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है। तो ध्यान रखना 0 और 1 न अभाज्य और ना ही भाज्य, 2 एक ऐसी सम संख्या है जो क्या है अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है और सबसे छोटी विषम अभाज्य पूछे तो विषम और अभाज्य 3 हो गई, सम भाज्य पूछे तो 4 हो गई और विषम भाज्य पूछे तो क्या हो गई, 9 हो गई। ठीक है, इनमें से कोई भी सवाल एग्जाम में आ सकता है। फिर आगे देखो, कुछ भाज्य संख्याएं दे रखी हैं, 2 से 1 से लेकर 50 तक की भाज्य संख्या अभाज्य ये लिख रखी हैं और 51 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्या ये लिख रखी हैं। तो 1 से 50 तक, 1 to 50 कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से 50 तक भाज्य संख्याएं होती हैं। आप इनको काउंट करोगे तो देखोगे कि 15 होती हैं। 51 to 100 तक, 51 से लेके 100 तक कितनी होती हैं, 10 होती हैं। ठीक है, अगर एग्जाम में आपसे सीधा पूछे कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं तो 15। 51 से लेके 100 तक कितनी होती हैं, 10। आप चाहो तो इन्हें काउंट भी कर सकते हैं। और आपको 1 से 100 तक पूछ ले तो कितनी हो गई, 15 10 25। तो 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, 25 होती हैं। फिर 100 से 200 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, 21। और 1 से 500 तक कितनी होती हैं, 75। ठीक है, तो आप सीधा एक सीधी सारणी लिख सकते हैं, जैसे 1
टू 50 कितनी हो गई? 15। 1 टू 100 कितनी हो गई? 25। 1 टू 200 कितनी हो गई? 1 टू 200 कितनी हो जाएंगी? 1 से 100 तक है 25 और 100 से 200 है 21, तो 25 और 21 कितनी हो गई? 46 हो गई। और 1 टू 500 तक कितनी होती हैं? 1 से 500 तक होती हैं 75। तो कैसे हुई? 15, 25, 46 और 75। ये ध्यान में रखना, एग्जाम में सीधा सवाल आ सकता है। ठीक है, आगे और देखते हैं कौन सी संख्याएं होती हैं। आगे होती है अवास्तविक संख्या। हमने स्टार्टिंग में देखा था वो संख्याएं जो वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है इसका मतलब काल्पनिक है, उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? उन संख्याओं को बोलेंगे अवास्तविक संख्या। तो अवास्तविक संख्याएं कौन सी हैं? अंडर -1, अंडर -4, अंडर -3/4। इनको अगर जैसे अंडर -2 है, ये क्या है? अवास्तविक है। अंडर के अंदर, वर्गमूल के अंदर जहाँ भी माइनस आता है वो क्या होती है? अवास्तविक होती है। और इसको लिखते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर 2, और एक आयोटा लिखा जाता है ऐसे, इसको आयोटा बोलते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। बाकी ये संख्या कौन सी होती है? संख्या एक अवास्तविक संख्या होती है, इसलिए आयोटा भी एक क्या हो गई? आयोटा भी एक अवास्तविक संख्या हो गई। फिर है सम्मिश्र संख्या। वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं से मिलकर बनी संख्या को क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। तो ये 3 वास्तविक है, अंडर -4 है वो अवास्तविक है, दोनों को मिलकर जो संख्या बनी वो क्या हो गई? सम्मिश्र संख्या। ठीक है, हमने सारी संख्याओं के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया है। आपको हमारी बताई हुई संख्याएं कैसी समझ में आई हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी संख्या नंबर के बारे में गहराई से जान सकें। थैंक यू।